हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आज जेएनके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था, तो उस एग्जाम का जो पेपर है 80 मार्क्स का, जिसमें आपको 80 मिनट्स दिए गए थे। इस एग्जाम की फुल एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलेगी, जिसमें इंग्लिश, देन आपका जीएस पोर्शन जिसमें जीएस विद करंट अफेयर्स था, कंप्यूटर एंड जॉब रिलेटेड अवेयरनेस क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का था। ये सारा जो है पेपर डिस्कस किया जाएगा। एंड में आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, ताकि एक प्रॉपर एनालिसिस जो है कमेंट सेक्शन में हम कर पाएं कि मेरिट जो है इस एग्जाम का किस लेवल तक जा सकता है। स्क्रीन पर आपको नीचे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जेकेसीएस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम अब प्रॉपर एक एनालिसिस जो है आज के एग्जाम की करेंगे। जेएनके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन था, 80 मार्क्स का पेपर था और 80 ही मिनट्स इसमें दिए गए थे, तो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड थी। तो इस एग्जाम की जो 80 मार्क्स का पेपर आया था, जिसमें जनरल इंग्लिश, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड जीएस आया, उसकी हम यहाँ पर एनालिसिस अभी करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि किसका एग्जाम किस तरह का रहा और कहाँ सेंटर्स थे आपके और कितना आपने अटेम्प्ट किया है, ताकि कमेंट सेक्शन में पता चल सके कि क्या इसका एक मेरिट जो है वो जा सकता है। ठीक है, अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग लगाकर मेंशन करें, ताकि पता चले कि कितना इसमें मेरिट जा सकता है। चूज द सेंटेंस दैट रिक्वायर्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ नाउन। तो इनडेफिनेट आर्टिकल बोला था ना, यानी कि ए और एन। ही वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें पता चल रहा है एस्ट्रोनॉट जो है दिस इज अ वॉल साउंड। तो वॉल साउंड से पहले क्या आता है? एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एन तो आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था? टू द एयरपोर्ट, एट द जू, दे विजिटेड द टेम्पल। तो द तो डेफिनेट है ना, डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ इन्होंने क्या पूछा था? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए पार्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इंग्लिश में जो आपकी 30 मार्क्स की इंग्लिश थी। ठीक है, तो इंग्लिश जॉब रिलेटेड अवेयरनेस और जो आपका था ये ओके लेवल था। कंप्यूटर में 50-50 था, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड कुछ वन लाइनर। एंड आपका जीएस में थोड़ा सा करंट बेस्ड जो था, जैसे कि आपका वो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, वो रेल ब्रिज वाला, वो मुझे थोड़ा लगा कि उसमें थोड़ा डिफिकल्टी रह सकती है। और जो एक क्वेश्चन था 2025 प्रोटेस्ट इन पीओके वाला क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, तो अभी हम आगे इसकी एनालिसिस करते रहेंगे। यहां पर देखो, राज हैजंट स्टडीड वेल, ही डैश फेल हिज एग्जाम। तो यहां पर क्या बताई गई है? पॉसिबिलिटी बताई गई है ना, तो पॉसिबिलिटी बताई गई है तो मे मतलब हो सकता है। तो यहां पर क्या आना था? मॉडल मे। ओके, उसके बाद देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डैश आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। तो डिपेंड के साथ हम क्या पढ़ते हैं? हमने ये इंग्लिश में रूल सारे किए हुए हैं ना। कभी भी डिपेंड क्या आता है? डिपेंड के साथ आता है आपका अपॉन। ये हमने पढ़ा है, डिपेंड के साथ आता है अपॉन एंड नाउन आगे फॉलो होता है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? पैसिव वॉइस दी हुई है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच। हिज स्पीच सरप्राइज, ये तो प्रेजेंट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट है। अब यहां देखो, डी ही आंसर है इसका। क्यों? हिज स्पीच जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है, तो यहां पर क्या कैसे चेंज होता है? ये एवरीवन पास था, वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, तो डी पार्ट यहां पर आंसर था। अभी आप पीछे जाकर इसी चैनल की जीएस की वीडियोस निकालना। ठीक है, जीएस एंड करंट अफेयर वाली वीडियोस, उसमें मैंने बोला भी था कि स्टेट का जो एनिमल है, स्टेट का जो फ्लावर है, चाहे वो जेएनके हो गया, लद्दाख हो गया, वो करना इंपॉर्टेंट है। और वही जीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, स्टेट का फ्लावर पूछा था, स्टेट का क्या पूछा था? एनिमल पूछा हुआ था। तो ये चीजें भी यहाँ पर एग्जाम में आई हैं। क्वेश्चन है ना आपका पैसिव वाला, रूल क्या लगा है यहाँ पर? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एवरीवन क्या है यहाँ पर? एवरीवन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हिज स्पीच सब्जेक्ट है। तो क्या एक्टिव में आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जो कि डी पार्ट में फॉलो हो रहा है। ओके, लेजरली क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो लेजरली होता है आराम से, बिना जल्दी के। ही एट लेजरली, उसने आराम से खाना खाया, तो यानी कि विदाउट हेस्ट इसका आंसर था। ओके, उसके बाद ईडियम पूछा गया है। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The team decided to pull out all the stops for their upcoming presentation. अब टीम की बात हो रही है ना यहाँ पर। टीम का मतलब कि पूरी मेहनत लगा देना, कोई कसर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। तो यहाँ पर ये चीज आएगी। We pulled out all the stops to win the match. ओके, अब देखो यहाँ पर fill in the blank with correct article। तो क्या आएगा करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर? 1 सेकेंड।
आई नीड टू बाय डैश मिल्क। अब मिल्क यहाँ पर क्या है, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का रूल हमने क्या पढ़ा था, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, तो डी पार्ट इज द आंसर हियर। अब यहाँ पर जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं आपके मिल्क, वाटर, शुगर, राइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन के साथ जनरली नो आर्टिकल जो है वो यूज होता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड यू हियर दैट नॉइस। तो पैसिव बनाने का रूल क्या है, डिड के साथ क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा इसका, वॉज और वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर है इसका। ही इज कैप्टन ऑफ डैश टीम, तो क्या आएगा यहाँ पर द। यहाँ टीम एक क्या है, स्पेसिफिक टीम है, इसलिए द लगेगा। जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की जो हम बात करते हैं तो द यूज करते हैं, तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मोडाल, डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट, तो क्या आएगा यहाँ पर कुड आएगा। कुड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, जबकि माइट में जो है वो पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए यूज होते हैं। माइट में किसके लिए यूज होते हैं, पॉसिबिलिटी परमिशन के लिए, शेल जो है फ्यूचर इंटेंशन के लिए, तो यहाँ पर जो है बी पार्ट इज द आंसर कुड। देन इसके बाद देखो यहाँ पर करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड व्हेन वी आर केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। जब भी यहाँ पर पास्ट होता है तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना टेंस के रूल में, क्या रूल था वो, कि जब भी सेंटेंस, हमने टेंसेस का बहुत अच्छा रूल पढ़ा है और उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। आप इसी चैनल की इंग्लिश की सीरीज में जाना, टेंसेस वाली सीरीज में, वहां पर ये रूल समझाया गया है कि जब भी सेंटेंस में दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, तो जो सेकंड पास्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, द एक्शन ऑफ द लीविंग द रेस्टोरेंट हैपेंड बिफोर दैट स्पेसिफिक पास्ट टेंस, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ताकि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो शो कर सके। ये हमने रूल टेंसेस का पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर आएगा क्या, व्हेन वी हैड कम आउट, देन उसके बाद यहां सिंपल पास्ट आएगा। ये रूल बहुत बार प्रैक्टिस कराए, इस चैनल में जितनी भी वीडियोस है ना इंग्लिश की, वहां पर जाकर आप ये रूल देख लेना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो इसका जो स्पेलिंग है दैट इज गेज, ठीक है। क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, करेक्ट स्पेलिंग तो ये है, द वर्ड मीनिंग टू एस्टिमेट, मेजर, अप्रेज समथिंग, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट। उसके बाद है यहां क्वेश्चन कि कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट ईडियम। आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट, ये तो आपको पता ही होगा, यहां पर ए पार्ट इसका आंसर है। टू गेट कोल्ड फीट क्या होता है, टू मीन्स टू एक्सपीरियंस अ सडन लॉस ऑफ करेज, ठीक है, करेज या कॉन्फिडेंस बिफोर अ बिग इवेंट। क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट आया है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सडन वायलेंट चेंज, तो वो क्या होता है, टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है, बी पार्ट यहाँ आंसर है, अचानक या बहुत जल्दी ऐसे उथल पुथल होना, अनस्टेबिलिटी आना, शांति होना, ठीक है, ओके। ट्रैंक्वलिटी होता है शांति, सेरेनिटी होता है पूर्ण शांति, और इक्वानिमिटी भी होता है शांत या संतुलित मन, तो यहाँ पर टर्बुलेंस आंसर है। देन सेकंड आगे देखिए क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम। सिनोनिम से करना है टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वॉक दीज डेज एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ व्हाट, क्या है ये, इसका आंसर क्या आएगा, ये एक ट्रेंड है, ये फैशन है, वॉक कह सकते हैं हम इसको, मतलब आजकल नशीली दवाएं जो होती है ना, डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। मतलब आजकल नशीली दवाओं की लत एक फैशन या ट्रेंड बन चुका है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, फैशन। और डिमांड हो गई मांग, ऑब्सकरिटी हो गई प्रसिद्ध ना होना, स्टैंडर्ड हो गया मानक, तो 15th का आ गया डी पार्ट। देन आप आगे देखें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर है इस पूरे सेंटेंस में, ये दिस इज सिस्टमैटिक, ओके। तो डी पार्ट यहाँ पर आंसर है इसका। अटेम्प्ट ठीक है, फिलॉसफी ठीक है, थिंक ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट है ना, करेक्ट में ए आएगा यहाँ पर ना, सिस्टमैटिक, SYSTEMATIC, ओके, ये गलत है यहाँ पर। That can be used as one word substitute for the given group of words. A person who admire himself or herself too much, especially their appearance. तो ऐसे लोग कौन होते हैं मुझे बताओ, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। नार्सिसिस्ट वर्ड बहुत फेमस है क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिफाइन करता है ऐसे लोगों को जो मतलब बड़ा वो देखते हैं,
इगोइस्ट हो गया जो सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ इंपॉर्टेंस हो बट नॉट नेसेसरली फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पर इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस पे थोड़ा जोर दिया था। नार्सिसिस्ट यहाँ पर आंसर है। करेक्ट मोडाल क्या आएगा नेक्स्ट में, शेल्डन डैश टू स्टडी मोर, तो क्या आएगा ऑट टू, सी पार्ट आंसर है यहाँ पर। ऑट टू मतलब एक स्ट्रॉन्ग हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन है। ओके, select the most appropriate option to fill in the blank. The friend decided to play cards to dash time while waiting for the cab. अब वो कैब के लिए वेट करें तो वो अपना टाइम क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मतलब किल टाइम। दोस्त कैब का वेट करते हुए टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेलने लगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, किल टाइम। बी इज द आंसर हियर। देन एंटोनियम देखना है हमने, द न्यू प्रिंसिपल, एंटोनियम हो गया अपोजिट। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न। अगर किसी को स्टर्न का मतलब नहीं भी पता है, ठीक है, यहाँ पर फ्लिपेंट, डेसोलेट, नॉक्शियस ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, लीनियट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर है। और प्रिंसिपल तो हमें पता ही है, स्टर्न मतलब वो तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं ना, तो उसका उल्टा तो लीनियंट ही होगा। इस तरह से भी हम आंसर मार्क कर सकते थे यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ध्यान से देखो यहाँ पर, select the most appropriate answer that can substitute the segment in the given sentence। तो यहाँ कंपैरिजन सभी प्लेस से हो रहा है, सम अदर प्लेस, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो लगेगी, जैसे कि 1 is the superlative of all the others। तो Edward 2 is the most tragic play by the dramatist। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका, सुपरलेटिव डिग्री, सी यहाँ पर आंसर है इसका, द मोस्ट ट्रेजिक। ओके, तो ये आंसर यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। राघव सेड टू मीरा, आर यू अपसेट विद मी, तो क्या आएगा, पहले तो जो यहाँ पर सेड टू है किस में चेंज होगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा। दूसरा हमने नरेशन में प्रैक्टिस किया था कि जब भी WH क्वेश्चन ना हो तो फिर WH नहीं आता है, इफ लगता है उसकी जगह पर, तो आर की जगह आ गया आपका इफ। ठीक है, तो आएगा राघव आस्क्ड मीरा इफ, यू का शी बन जाएगा मीरा के लिए, was upset with him, मी का हिम राघव के लिए, तो फाइनल सेंटेंस आपका बी पार्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। तो एरर किसमें होगा, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन या ट्रेवल्ड बाय बस। इसमें तो कोई एरर है ही नहीं है, वो ट्रेन स्टेशन के पास रहता था फिर भी बस से सफर करता था, तो यहाँ पर नो एरर इज द आंसर। क्लोज टू के बाद नाउन आता है, ट्रैवल बाय बस बाय ट्रेन में बाय का ही यूज होता है, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पर नो एरर आंसर आएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, तो क्या आएगा इसका आंसर, बियरली मैनेज्ड टू एस्केप, ए पार्ट इज द आंसर। जैसे हम कहते हैं ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि बहुत मुश्किल से पास हुआ। यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और लड़का बहुत मुश्किल से बच गया, तो यानी कि जो बहुत मुश्किल से चीज हुई हो, बियरली मैनेज्ड टू एस्केप इसका आंसर है। देन इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। ये जो सेंटेंसेस हैं ये भी बहुत अच्छे से थर्ड कंडीशनल पढ़ाए गए हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का रूल बताया था मैंने, इफ, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो इंप्रूवमेंट यहाँ पर आंसर है। इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वॉन, अगर मैंने अच्छा खेला होता तो मैं मैच जीत गया होता, तो ये पास्ट की इमेजिनरी कंडीशन है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटन अवे या नो एरर, तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ 9/10 का मतलब है पिलर का क्या, 9/10 हिस्सा, तो फ्रैक्शंस हाफ, 2/3, 9/10 के साथ वर्ब उस नाउन पर डिपेंड करती है जो ऑफ के बाद आता है। 9/10 ऑफ द पिलर, पिलर का बहुत सा हिस्सा, प्लूरल फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पर हैव ही आना था। ठीक है, तो ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है इसमें, तो डी पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसिव इज करेक्टली पंचुएटेड, तो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, ये करेक्ट है। इट्स जो है ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो इसमें एपोस्ट्रोफ जो है नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट। सेंटेंसेस करेक्टली पंचुएटेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ स्टूडेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स जो डायरेक्ट स्पीच लिखे गए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ना कॉमा, ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमास, ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, तो बी पार्ट यहाँ आंसर था। ओके, सिनोनिम ऑफ कन्फिस्केट, सिमिलर मीनिंग क्या होगा, सीज। कन्फिस्केट होता है किसी चीज को कानूनी तौर पर क्या करना, जब्त कर लेना।
तो सीज भी जब्ती होता है, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्टिक हमने पढ़ा है काफ़ी बार, दूसरों की मदद करने वाला, ठीक है। और फिलेंथ्रोपिस्ट भी चैरिटेबल पर्सन होता है। तो ये सिनोनिम मैच करते हैं। अब मुझे बताओ कि आउट ऑफ 30 आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में, एंड अदर सेक्शंस में टोटल स्कोर आपका कितना है और क्या आपके जो मार्क्स बन रहे हैं। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे मार्क्स, उतना हमें एनालिसिस होगा कि कितना मेरिट जो है इसमें जा सकता है। जनरल नॉलेज में जीएस में जो क्वेश्चंस आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 32। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आर्टिकल 32 को। अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी इन ऑल केसेस। इमरजेंसी लगने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 32 हर केस में सस्पेंड हो जाएगा। सिर्फ कुछ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड किया जाता है हर इमरजेंसी में, और हर केस में आर्टिकल 32 सस्पेंड नहीं होता। इन ऑल केसेस लिखा है ना, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर ए पार्ट आंसर है फर्स्ट ओनली। सेकंड क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, रेफर्स टू सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल प्राइस। तो ये क्या है, जैसे कि इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों की जो प्राइजेस है लगातार बढ़ना। आज दूध 60 रुपए का है, अगले साल 65 का हो जाएगा, तो यही इन्फ्लेशन है, दिस इज ट्रू। डिफ्लेशन कह रहे हैं मनी सप्लाई बढ़ना नहीं होता, मतलब रेफर्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो यहां पर ये लिख रहे हैं कि डिफ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है। क्यों? डिफ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई बढ़ना नहीं होता, ये होता है कि जो जनरल प्राइजेस होते हैं ना वो गिर जाते हैं, डिक्रीज इन प्राइस लेवल। ये क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस लेवल। यानी कि टीवी जो है पहले 30,000 का था, अब 27,000 का हो गया, तो ये डिफ्लेशन है। मनी सप्लाई बढ़ना तो इन्फ्लेशन को बढ़ना कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ गलत है। तो इसका आंसर क्या है मुझे बताओ, फर्स्ट ओनली। ओके, देन उसके बाद ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे जेकेएसएसबी में जनरल साइंस में स्ट्रेटो के। अब ये देखो, ओजोन लेयर हमें पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ऑफ कोर्स ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। यहाँ पर सी आंसर है बोथ। अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो। तो सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है, तो यहाँ बोथ आंसर है। ओके, अब देखो बैटल ऑफ प्लासे जो है ये हमें पता है 1757 में हुआ, बट ये किसके बीच में फॉट हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे हुआ था 23 जून 1757। और ये किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में नहीं हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फर्स्ट ओनली आंसर है। देन उसके बाद कह रहे हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज के साथ डील करता है, ये करेक्ट है, और ये अडॉप्ट किया था UNFCCC ने। तो क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ना। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के अंडर ये अडॉप्ट किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट है। सी पार्ट यहाँ आर्गुमेंट 1 और 2 दी गई थी। रेलवे ब्रिज नंबर 17 ओवर द रावी रिवर जो डैमेज हुआ था 2025 फ्लड्स में, तो उसकी जो रेस्टोरेशन थी, क्या उसने रेल सर्विसेज जो जम्मू और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ था उसको रेस्टोर किया था, रिज्यूम किया था? तो 2025 में भारी बारिश और फ्लड्स की वजह से जो रावी रिवर पर रेलवे ब्रिज नंबर 17 का नुकसान हुआ था, तो यहाँ से रेलवे का जो जम्मू का रेलवे कनेक्शन था वो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था, उसको इफेक्ट पड़ा था। ब्रिज की जो हमने बाद में मरम्मत की, उसके बाद रेल सर्विसेज दोबारा शुरू हुई, तो यहाँ स्टेटमेंट सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, दरबार मूव बायनवल शिफ्टिंग होती है, जो कि दरबार मूव स्टार्ट हो चुका है, बट ये परमानेंटली डिसकंटिन्यू किया गया था 2021 में LG के द्वारा, ये न्यूज में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा बोथ। ठीक है, सी पार्ट इज द आंसर। उसके बाद है 2025 प्रोटेस्ट जो हुए थे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में, क्या उसमें प्रोटेस्ट फुली पीसफुल थे या नॉन वायलेंस उसमें रिपोर्ट किया गया था? तो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के दौरान कोई भी क्लैशेस मतलब वहां पर हुए थे कि नहीं हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वायलेंस और कैजुअलिटीज भी क्या हुई थी, रिपोर्ट हुई थी। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। विंटर गेम्स इन कश्मीर वर पोस्टपोन इन 2025 क्योंकि एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस ने इफेक्ट किया है स्नो अवेलेबिलिटी को। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि गुलमर्ग में कम स्नोफॉल होने की वजह से विंटर गेम्स पोस्टपोन हुई हैं इस बार। स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन इज पार्ट ऑफ USBRL। जो आपको करंट अफेयर्स GS में प्रैक्टिस करवाए गए ना लास्ट वीडियोस में, उसमें ये क्वेश्चन था इसे मिलता जुलता USBRL का। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है, तो यहाँ पर ये इंप्रूव करता है कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। यहाँ बहुत आंसर है, ये आप पिछली वीडियोस में करंट अफेयर की देख सकते हो। फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर एडॉप्टेड, तो कब एडॉप्ट किया गया था? 1956 में। ओके, और इफेक्ट में कब आया था? केम इनटू इफेक्ट 26 जैन 1957। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में करवाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कब स्टार्ट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, इफेक्ट में कब आया, ये सारी चीजें। तो ए पार्ट इसका आंसर है। ये भी क्वेश्चंस करवाए थे कि स्टेट
एनिमल ऑफ JNK, स्टेट फ्लोर ऑफ JNK, स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख, स्टेट फ्लोर ऑफ लद्दाख, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं अभी जो रिसेंट करंट अफेयर्स की हमने की थी सीरीज, इसी चैनल पर लास्ट वीडियोस देखो आप, ठीक है। तो विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो यहाँ लोटस आंसर है, इसका हमने साइंटिफिक नेम भी किया था उस टाइम पे, निलंबो न्यूसीफेरा। लाइफलाइन ऑफ कश्मीर कौन है, झेलम है, ये तो हमें पता है, जो एंटायर लेंथ ऑफ द कश्मीर वैली से फ्लो करती है। देन हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज आपका राजतरंगिणी, जो कि कब से है, 12th सेंचुरी से। ओके, वाइल द जो नीलमत पुराण है उसमें एंशिएंट मिथ्स हैं, ज्योग्राफी है, और राजतरंगिणी में ट्रू क्रॉनिकल ऑफ इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, हंगुल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम भी हमने किया था। कहाँ पाया जाता है ये, डचिंगम नेशनल पार्क में, और स्टेट बर्ड भी हमने किया था, दैट वाज ब्लैक नेक्ड क्रेन। G20 एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग नेम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, को किसने नाम दिया था, मार्शल ने दिया था, सर जॉन मार्शल। सबसे पहले हड़प्पा साइट डिस्कवर हुई थी, इसलिए पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया गया। इस नाम को पूरे पॉपुलर बनाने के लिए जो एक क्रेडिट है वो सर जॉन मार्शल को दिया गया था। ओके, जो हड़प्पा था आपका दैट वाज पंजाब पाकिस्तान का पोर्शन, और मोहनजोदारो इज सिंध पाकिस्तान का पोर्शन। विच कंपनी डिजाइंड द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो ये किसने की है, गरार्ड एंड को ने। लंदन की एक फेमस ज्वेलरी कंपनी है, इसी कंपनी ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिजाइन की थी। ट्रॉफी पहली बार 1999 वर्ल्ड कप से यूज हुई। देन विच ट्रीटी इन 1846, ये तो बहुत फेमस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कब साइन हुई थी, 16 मार्च 1846। इस ट्रीटी के बाद महाराजा गुलाब सिंह जम्मू के पहले डोगरा रूलर बने। इस ट्रीटी से प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की जो स्थापना थी वो हुई थी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड। G20 इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, परमानेंट हेडक्वार्टर्स और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर हो, जैसे कि UN। अब यहाँ पर G20 के पास कोई परमानेंट सेक्रेटरी या हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी प्रेसिडेंसी हर साल एक देश, अलग अलग देश के पास जाती है। भारत ने 2023 में G20 प्रेसिडेंसी संभाली थी, इसलिए स्टेटमेंट 2 ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, तो ए पार्ट यहाँ पर। Which among the following was steel plant of India, sometime called India's first स्वदेशी स्टील प्लांट। जो यहाँ पे स्टील प्लांट है दैट इज बोकारो स्टील प्लांट, इसको हिस्टोरिकली सेलिब्रेट किया जाता है एज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस या स्वदेशी स्टील प्लांट। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द रेयर कन्नड़ इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर डिस्कवर्ड, तो ये कर्नाटका में पाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। एक सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है कर्नाटका में जिसने रिवील किया है कन्नड़ इंस्क्रिप्शन डिटेलिंग हिस्टोरिकल ड्रॉट्स के बारे में, उसमें बताया गया है, फेमाइन के बारे में बताया गया है, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स टेकन टू सेव द लोकल पॉपुलेशन को बचाने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे वो वहां पर हैंड रिटन क्रॉस मार्क्स वहां पर देखे गए, ठीक है, तो यहाँ सी पार्ट आंसर है। New More Island disappeared in the sea after many years of its creation. This island was claimed by which of the following two neighbors? तो यहाँ पर इसका आंसर है इंडिया एंड बांग्लादेश। न्यू मोर आइलैंड, जिसको हम और क्या कहते हैं, किस नाम से हम इसको पहचानते हैं, साउथ तलपट्टी आइलैंड। एक स्मॉल अनइनहेबिटेड सैंड बार आइलैंड है, कहाँ पर है ये लोकेटेड, बे ऑफ बंगाल में। बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश claim sovereignty over it until it completely submerged due to rising sea levels around 2010. Okay, एंटरप्राइज यूज द स्लोगन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ टाटा ग्रुप का एक फेमस टैगलाइन है, तो बी पार्ट इसका आंसर है। इसका मतलब है लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाना। टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं करता बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर में भी काम करता है, इसी वजह से उसका स्लोगन है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। टाटा मीन्स बेटर लाइफ एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पायर जिसने रूल किया मिडल ईस्ट में इस एरा में, तो वो था इजायरियन एम्पायर, डी इज द आंसर हियर। दुनिया के सबसे पावरफुल और मिलिट्री एम्पायर्स में से एक था, ये लगभग इस दौरान तक मिडल ईस्ट पर राज करता था। इसकी कैपिटल पहले कौन सी थी, इसकी कैपिटल थी अशुर और बाद में निनेवी जो है वो बनी थी। इस एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत उसकी पावरफुल आर्मी थी। ओके, पर्शियन एम्पायर कब था, ये तो 550 BC के बाद आया। मेरोविंग एम्पायर यूरोप फ्रांस में था, मिडल ईस्ट में नहीं था। और बेबीलोनियन एम्पायर बाद में ज्यादा पावरफुल हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर है डी पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसका आंसर बी है और ये इजी क्वेश्चन था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी बदलाव कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक क्या है
आइडेंटिटी है या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी आती है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है, फेडरल सिस्टम, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स का सेंस। तो केशव नंद भारती केस जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं है। गोलकनंद केस जो था 1967 में हुआ, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती ये कहा था। मिनर्वा मिल 1980 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूत किया। एसआर बोमाई केस ने 1994 में फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म के संबंध में इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। मुझे बताओ कि जीएस में आपने कितना स्कोर किया, नेगेटिव मार्किंग अपना स्कोर बताओ। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट 1, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर कैन थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट साउंड लाइक अ ह्यूमन। ये जो कंप्यूटर की सीरीज अभी चली थी ना हमारे चैनल पे, इसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए गए थे। बियोस हो गया, वो फर्मवेयर होता है या क्या होता है, रैम रोम के क्वेश्चंस आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या आंसर था इसका। कंप्यूटर का जो मेन काम होता है दैट इज डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है और फर्स्ट चैप्टर के ही जो नीचे फीचर्स हैं वहां पर आपको ये सेकंड लाइन दिखेगी। ये केवल यूजर के जो दिए गए इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली काम करता है। एआई में ये चीज आ रही है बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि वो ह्यूमन की तरह कैपेबल हो जाए, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। उसके बाद कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये करेक्ट है। एमएस वर्ड हार्डवेयर है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एमएस वर्ड हार्डवेयर नहीं, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो यहाँ पर ये आएगा कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, बी आंसर है। फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर? तो ये तो हमें सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। सी पार्ट इसका आंसर है। कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के सिर्फ क्या होते हैं, 2 स्टेट्स होते हैं। वो 2 स्टेट्स कौन से होते हैं? 0 मतलब कि ऑफ और 1 मतलब कि ऑन। इसलिए कंप्यूटर की जो असली लैंग्वेज है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो है होती है। ओके, सी क्यों नहीं है? सी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे कंपाइलर बाइनरी में क्या करता है? कन्वर्ट। असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसे भी असेंबलर बाइनरी में कन्वर्ट करता है। देन आपका बेसिक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है, तो सी पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो कौन सा नहीं है? दैट इज EDIC। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ना कंप्यूटर कोड के, आपको पता है एस्काई। एस्काई इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो करेक्टर्स जैसे कि A to Z 0 to 9 सिंबल्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। 7 बिट या 8 बिट कोड होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल में डेसिमल डिजिट 0 to 9 को 4 बिट बाइनरी में स्टोर करता है। एग्जाम्पल जैसे 5 नंबर है उसको ये करेगा 0101। EBCDIC जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, IBM कंप्यूटर में यूज होने वाला 8 बिट करेक्टर कोड है ये यहाँ पर। ठीक है, ये उसमें यूज होता है, तो यहाँ पर ये चीज जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये यहाँ पर यूज नहीं होगा। इसको आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो ऑपरेशंस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये कंप्यूटर को बूट करता है और रिसोर्सेज मैनेज करता है। सी पार्ट आंसर। यूजर क्या करता है? यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं करता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नाम के लिए होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल। यूटिलिटी क्या करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम किस में पढ़ते हैं? एंटीवायरस में, डिस्क क्लीनअप में। ये मेंटेनेंस करता है, पूरे कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट आंसर है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एलो अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो इसका आंसर है सी, टेलनेट। टेलनेट एक क्या है? टेलनेट इज अ रिमोट लॉग इन प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से यूजर इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है। ईमेल मैसेज भेजने के लिए होता है। यूजनेट जो है डिस्कशन ग्रुप्स के लिए और FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए। टेलनेट आपका होता है रिमोट लॉगिन के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये है SNARC, यानी कि आपका स्टोकैस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर दुनिया का पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर माना जाता है। इसे किसने बनाया है? मार्विन मिन्स्की और D एडमॉन्ड्स ने 1951 में डेवलप किया था। ये लर्निंग बिहेवियर को साइमुलेट करता है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या आएगा यहाँ पर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू रन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सम एम्बेडेड सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट दिस। MS वर्ड हो गया, एक्सेल, क्रोम जैसे एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती, तो ये करेक्ट है। BIOS इज लोडेड इनटू RAM ड्यूरिंग बूटिंग।
बताओ क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा? माइक्रोवेव कैलकुलेटर बिना ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के भी काम कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। बियोस वाला स्टेटमेंट इज लोडेड इनटू रैम ड्यूरिंग बूटिंग, ये भी करेक्ट है। बियोस फर्मवेयर रॉम फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, बूट प्रोसेस के दौरान बियोस का कोड एग्जीक्यूट होता है और जरूरत के हिसाब से रैम का यूज करता है। अब ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? दिस इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है? फर्मवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका आंसर इज बी पार्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली। स्टेटमेंट आर करेक्ट, एवरी कैश मिस रिजल्ट्स इन डेटा बीइंग फेच्ड फ्रॉम रैम। तो क्या आएगा? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? कैश मिस का मतलब होता है कि सीपीयू को डेटा चाहिए था, वो कैश मेमोरी में नहीं मिला, फिर सीपीयू उस डेटा को रैम यानी मेन मेमोरी से लाता है और कैश में भी स्टोर कर देता है, यानी कैश देन रैम और फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि हमने सीक्वेंस किया था रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं इसलिए सबसे फास्ट होते हैं। कैश मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम, तो कैश फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है इसलिए सीपीयू को बार बार रैम तक नहीं जाना पड़ता, सीपीयू फास्ट काम करती है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है। फोर्थ कह रहे हैं कि कैश जो है सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है और सीपीयू के बहुत पास होती है। सेकेंडरी स्टोरेज एग्जांपल्स में बताओ, हार्ड डिस्क आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है और पेन ड्राइव आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर इज सी पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यूनिकोड जो डेवलप हुआ था वो करेक्टर रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल लैंग्वेज में। यूनिकोड दुनिया की जो लगभग सभी लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, अरेबिक। एस्काई जो है सबसेट है यूनिकोड का, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यूनिकोड के फर्स्ट 128 करेक्टर बिल्कुल एस्काई के मतलब सेम होते हैं, ठीक है, तो ये सबसेट है। एवरी यूनिकोड करेक्टर ऑक्युपाई एक्जैक्टली 16 बिट्स, ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यूनिकोड के अलग अलग एनकोडिंग फॉर्मेट्स होते हैं। एस्काई यूजेस फ्यूअर करेक्टर देन यूनिकोड, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एस्काई सिर्फ 128 या एक्सटेंडेड में 256 तक होते हैं और यूनिकोड में लैक ऑफ करेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली बी पार्ट। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन हमने किया भी था मल्टी प्रोसेसिंग और टास्किंग का। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज्यादा प्रोसेसर सीपीयू कोर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग आइडेंटिकल कंसेप्ट्स हैं, तो नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। एक सीपीयू भी मल्टीपल टास्क को टाइम शेयरिंग से चला सकता है, दैट इज मल्टीटास्किंग। एंड मल्टी प्रोसेसिंग इज मल्टीपल सीपीयू या कोर एक साथ टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड में आएगा सीपीयू बहुत तेजी से एक टास्क से दूसरी टास्क पर स्विच करता है, इससे लगता है कि सब प्रोग्राम्स जो हैं एक साथ चल रहे हैं, तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ वन इज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीटास्किंग, तो ये करता है। कैसे बताओ, कैसे करता है? तो ये गलत है स्टेटमेंट। मल्टीटास्किंग ये आइडेंटिकल कंसेप्ट्स हैं, ये भी गलत है। थर्ड वन इज अ सिंगल सीपीयू कैन अपियर टू रन मल्टीपल टास्क थ्रू टाइम शेयरिंग, ये करेक्ट है, ठीक है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, तो ये भी करेक्ट है, सी पार्ट इज। देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, दिस इज करेक्ट। एवरी मालवेयर इज अ वायरस, ये गलत है क्योंकि देयर आर मेनी टाइप ऑफ मालवेयर, लाइक आपका रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, जो कि क्या है, वायरस नहीं है। अ वर्म कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग इटसेल्फ टू अनदर फाइल, तो ये करेक्ट है। अनलाइक वायरसेस वर्म्स आर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंड सेल्फ रेप्लिकेट अक्रॉस नेटवर्क्स। एंटीवायरस क्या है, इनकरेक्ट है। नो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कैन गारंटी 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यू या जीरो डे थ्रेट्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ए पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो रैम जो है बोथ रीडेबल और राइटेबल है, एलो करता है डेटा टू बी रीड एंड राइट डायनेमिकली, करेक्ट है। रोम कैन नेवर बी मॉडिफाइड, गलत है क्योंकि सर्टन टाइप ऑफ रोम लाइक आपका डबल ईपी रोम है, उसे हम मॉडिफाई और रीराइट कर सकते हैं, ये टाइप है रोम की, ये करेक्ट है। एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, बी पार्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहले कह रहे हैं अ फाइल एक्सटेंशन डिटरमाइन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ फाइल, तो फाइल एक्सटेंशन सिर्फ फाइल का टाइप बताती है, फाइल के एक्चुअल कंटेंट को डिटरमाइन नहीं करती। जैसे कि आपने देखा होगा डॉट टेक्स्ट, डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, तो फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं टू फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशन में कंटेन आइडेंटिकल डेटा, तो हाँ हो सकता है, जैसे डॉट स्टोरी, स्टोरी डॉट टेक्स्ट और स्टोरी डॉक डॉक्यूमेंट,
दोनों में सेम पैराग्राफ लिखा हो सकता है, ठीक है। देन चेंजिंग अ फाइल एक्सटेंशन डज नॉट नेसेसरली चेंज फाइल कंटेंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फोटो डॉट जेपीजी को फोटो या पीएनजी रीनेम कर देने से इमेज पीएनजी नहीं बन जाती, इसलिए स्टेटमेंट ये करेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूजेस एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप। विंडो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस देखकर डिसाइड करते हैं कि फाइल किस एप्लीकेशन से ओपन होगी, लाइक .pdf, pdf रीडर, .mp3, म्यूजिक प्लेयर, .jpg, फोटोज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। उसके बाद है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन। तो क्लाउड में कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में कि क्लाउड में डेटा इंटरनेट के थ्रू रिमोट सर्वर्स पर स्टोर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। देन कह रहे हैं कि क्लाउड कोई मतलब हवा में नहीं होता, डेटा एक्चुअल में किसी कंपनी के फिजिकल सर्वर डेटा सेंटर में स्टोर होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि क्लाउड को चलाने के लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर की जरूरत होती है, क्लाउड डेटा सेंटर्स को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हीं पर डिपेंड होता है। तो ये थर्ड इनकरेक्ट है। उसके बाद क्लाउड की तीन मेन टाइप्स होती हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ बी पार्ट। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए एंड डू कमेंट कि आपका स्कोर क्या बन रहा है इस एग्जाम में। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एहली मद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। तो कौन होता है एहली मद, किसको कहते हैं? एहली मद कोर्ट का लीगल क्लर्क होता है। बी पार्ट इज द आंसर। इसका काम कोर्ट की फाइल्स और रिकॉर्ड्स को संभालना होता है, कोर्ट की केस फाइल्स मेंटेन करना, फाइल्स को जजेस के सामने पेश करना, कोर्ट के रिकॉर्ड्स को सेफ रखना, ऑर्डर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर में एंटर करना, केस की फाइल को अपडेट करना। ओके, और सेकंड हैंड पर प्रोसेस सर्वर क्या है? कोर्ट के सम्मन और नोटिस लोगों तक पहुंचाता है। एक्सपर्ट विटनेस किसी टेक्निकल सब्जेक्ट या एक्सपर्ट को कोर्ट में एविडेंस देता है। और पियोन तो पता ही है आपको, ऑफिस के जनरल ड्यूटीज करता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है हु हैंडल द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये होता है नाजीर। प्रोसेस सर्वर हमने पढ़ लिया, नाजीर कोर्ट का वो ऑफिसर होता है जो क्या करता है, फाइनेंशियल और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो होते हैं ना उनको संभालता है। कोर्ट की कैश और अकाउंट्स देखना, फाइन और फी देखना, रिकॉर्ड रखना, कोर्ट की प्रॉपर्टी और स्टोर का जो मैनेजमेंट होता है, कोर्ट के खर्चों का हिसाब रखना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन में फाइनेंशियल वर्क करना, ठीक है। स्टेनोग्राफर एक अलग इसमें टर्म है, ये क्या है, जज की डिक्टेशन और टाइपिंग करता है। डिस्क्राइब्स द कोर ड्यूटी ऑफ अ जूनियर असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट। जो हमने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पर वीडियोस की थी ना, उन 2 to 3 वीडियोस को आप देखिए, उसमें सेम यही क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट का रोल क्या होता है। एंड हिज और हर रोल इज प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग केस फाइल्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का काम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है। इसका मेन काम है केस फाइल्स बनाना और मेंटेन करना, कोर्ट रिकॉर्ड्स और लीगल डॉक्यूमेंट संभालना, फाइल की जो मूवमेंट है रिकॉर्ड करना, देन टाइपिंग, डेटा एंट्री, कॉरेस्पॉन्डेंस करना। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूट करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। पासिंग फाइनल जजमेंट ऑन सिविल मैटर कौन करता है? ये तो जज करता है। एंड रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट एज अ डिफेंस अटॉर्नी, ये एडवोकेट एंड लॉयर का काम होता है। इसका आंसर है बी पार्ट। अ कोर्ट एम्प्लॉय शुड अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट में अफेक्ट इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। बी पार्ट इज द आंसर, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट उसके ऑफिशियल काम को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। कोर्ट एम्प्लॉय को हमेशा क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए। अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, लॉ पर सवाल उठेंगे ना, जस्टिस पर सवाल उठेंगे, पब्लिक का कोर्ट पर भरोसा कम हो जाएगा। तो कोर्ट एम्प्लॉय का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता जिसको हम कहते हैं। तो बी पार्ट इसका आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल ट्रेट फॉर अ कोर्ट एम्प्लॉय? नॉट अ डिजायरेबल ट्रेट, तो दैट इज पार्शियलिटी। कोर्ट एम्प्लॉय के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हम क्वालिटीज पढ़ते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी आता ही आता है। पार्शियलिटी एक ऑड वन था इसमें, तो यही आंसर है, ठीक है। एक्यूरेसी हो गया काम बिना गलती के करना, कॉन्फिडेंशियल हो गया मतलब गुप्त जानकारी को सीक्रेट रखना, और इंटीग्रिटी हो गया ईमानदारी और उच्च नैतिकता से इंटेलेक्चुअल एक पर्सन की तरह बिहेव करना। पार्शियलिटी का मतलब है किसी पर्सन या पार्टी का पक्ष ले लेना, जो कोर्ट एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल गलत है। देन उसके बाद आपका आएगा व्हेन एन ऑफिशियल फाइल इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सेक्शंस द मूवमेंट शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑफिशियल फाइल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भेजी जाती है, उसकी एंट्री फाइल मूवमेंट रजिस्टर या सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, ताकि क्या हो, फाइल ट्रेस हो सके, रिकॉर्ड मेंटेन रहे, फाइल गुम होने का रिस्क कम हो, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ओके, तो यहाँ पर बी पार्ट इसका आंसर है। इस ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस रेफर्स टू पर्सनल लेटर, सोशल मीडिया पोस्ट, कम्युनिकेशन मेड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो बी पार्ट इसका आंसर है।
ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है ऑफिस के काम से जो रिलेटेड कम्युनिकेशन है। इसमें क्या क्या आता है आपका? ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स, नोटिसेस, सर्कुलर, ईमेल, कोर्ट कम्युनिकेशन। तो बी पार्ट यहाँ पे इसका आंसर है। द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस मेनली प्रमोट। तो नेचुरल जस्टिस का मेन पर्पस क्या है यहाँ पर? फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। बी पार्ट इज द आंसर। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि हर पर्सन के साथ इंसाफ और फेयरनेस हो, मतलब दूसरी साइड को भी सुनो। किसी को पनिशमेंट देने से पहले उसको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि कोर्ट में कैविएट्स होते हैं, हम फाइल कर सकते हैं। देन और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, फेयर हियरिंग, नो बायस, फेयर डिसीजंस, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जूनियर असिस्टेंट शुड वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट बिफोर। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की ड्यूटी होती है कि डॉक्यूमेंट को आगे भेजने से पहले चेक करे। क्या चेक करना उसमें? डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है, सिग्नेचर है कि नहीं है, डेट सही है कि नहीं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच है या नहीं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। और हमने एक चीज पढ़ी थी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको दोबारा से भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट को, ऐसा नहीं है, क्योंकि एरर आर ऑलवेज देयर। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती है तो हम उसको दोबारा से बनाते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका आंसर है। समन इज इशूड बाय द कोर्ट टू। समन क्यों होता है? समन कोर्ट का एक ऑफिशियल नोटिस होता है। इसका पर्पस क्या है? पर्सन को कोर्ट में बुलाना, प्रेजेंट होने के लिए बुलाना, पेश होने के लिए। ये कोर्ट के नोटिस का रिप्लाई देने के लिए होता है। समन पनिशमेंट नहीं होता है। अगर किसी विटनेस को एविडेंस देने के लिए बुलाया हो तो कोर्ट समन इशू करता है, ठीक है। कोर्ट में अपेयर होने का ऑर्डर होता है। बी पार्ट इज द आंसर है। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 80 आपका कितना स्कोर आ रहा है? नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर ताकि जो एनालिसिस है वो एक बेटर तरीके से कमेंट सेक्शन में हो पाए कि मेरिट जो है वो कहाँ तक जाएगा।